किस नंबर 19। और आज फिर उसे कर्स बना दिया गया था। वो अगर विश थी भी तो उससे जानबूझकर मासिल पर जादू नहीं किया था। उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की थी। ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो खुद के साथ क्या करना चाहता है। पर आज भी उसे उतना ही दुख हुआ था जितना तब हुआ था जब यशमा ने उसे जादू करने कहा था। वो अपनी पेशानी पकड़े बैठी थी। चोट उसकी पेशानी के ऊपर वाले हिस्से पर लगी थी, जहाँ पर सर के बाल शुरू होते थे। वहाँ से सर फट चुका था। रोज भागते हुए मरहम पट्टी करने के लिए डब्बा उठा लाई। एमा, चलो हम अस्पताल चलते हैं, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। नहीं, मुझे नहीं जाना। एमा ने उसका हाथ झटका और उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो रोज से उसका बाजू पकड़कर वापस बिठाया। अब वो उसकी मरहम पट्टी कर रही थी और उसकी नसें ईमान पर जमी थी, जिसकी आंखें रोने के बायस सुर्ख हो चुकी थीं। वो बचपन से सेहत पसंद थी। उसे लगता था जिस्मानी तकलीफ आपके अंदर की तकलीफ को कम करने में मदद करती है, और इस वक्त उसकी पेशानी सुट्टी से उसके दर्द को कम करने में मौन साबित हो रही थी। कुछ देर बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई। अलबत्ता सिसकियां अभी बंद नहीं हुई थी। वो काफ़ी अरसे बाद इतना रोई थी। उसके सर पर पट्टी बांधने के बाद रोज उसके पास से बैठ गई। उससे ईमान का हाथ थाम लिया। देखो एमा, तुम्हें मिस्टर मासिल नहीं पसंद तो इट्स ओके। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम इंगेज हो। पहले दिन ही बता देती। ज़रूर बताती, अगर मेरी मंगनी कायम रहती। वो सपाट लहजे में बोली। निगाहें अब अपने हाथों पर जमी थी जहां खून लगा था। "क- क्या मतलब?" रोज समझी नहीं। मंगनी हुई थी, टूट गई। वो उसी अंदाज में जवाब देती उठ खड़ी हुई। तो फिर मासील का दिल क्यों तोड़ा? रोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वजह जानना चाहती थी। क्योंकि मैं ईमान हूँ, बेईमान नहीं हो सकती। वो अजीब सा जवाब देती उसे उलझनों में छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रोज उसे जाते देखा। उससे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि रोज वहीं बैठी रह गई। उसके नसें फर्श पे पड़े ईमान के खून के कतरों पर जमी थीं। कभी कभी किसी की मोहब्बत का कर्ज अपने खून से चुकाना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी में हमेशा धूप छाँव का मौसम रहा था। खुशियों की उम्र छोटी होती तो गम के साल लंबे हो जाते थे। अक्सर वो हंसते हंसते चुप हो जाती। उसे लगता था उसे अपनी हंसी की कीमत किसी बड़े गम को सहने की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। और इसी कश्मकश में वो यहाँ तक आ गई थी। पर यहाँ आकर भी उसे अब तक तो बस दिल दुखाने वाले लोग मिले थे। उससे सोचा था कि उसे कोई अच्छी दोस्त मिल जाएगी जो उसकी रूममेट भी होगी और जिसके साथ वो पूरा स्पेन देखेगी। कितनी पागल थी वो ये भी ना समझी थी कि दोस्त आसानी से नहीं मिल जाते। फिर से ख्वाब टूटा था और फिर से कर्ज बन गई। और और उसका दिल फिर से दुख गया था। परियों के देश के ख्वाब, जहाँ जादू से सब अच्छा हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चश्मा ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। वो कितनी देर ऐसे ही बैठी रही। तभी वहाँ कायनात आई। उसका रूम भी उसी विंग में था। मेरे रूम में एक सीट खाली है, तुम मेरे साथ चलो, मैं मैनेजमेंट से बात कर लूँगी। वो झुककर उसका सामान उठाने लगी थी। ईमान किसी रिपोर्ट की तरह खड़ी हुई। वो अब रेशमा के साथ नहीं रह सकती थी। उससे बाहर बिखरा अपना सामान उठाया। आधा सामान उसका अंदर अलमारी में ही था। वो कायनात के कमरे में आई तो उसे पुरसुकून सा एहसास हुआ। उसका कमरा बहुत साफ सुथरा था। उसे नमाज पढ़ने के लिए एक कोना मुख्तस कर रखा था। ये 3 बेड वाला कमरा था। 2 लड़कियां पहले की रह रही थीं। एक बेड फ्री था, वो उससे मिल गया। कायनात ने कुछ भी नहीं कहा। खामोशी से उसे पानी पिलाया। साथ वाला विंग लड़कों का था। इससे कायनात कमरे से बाहर भी मास्क लगा कर जाती थी। जैसे ही उससे मास्क हटाया, ईमान ने पहली बार उसका चेहरा देखा। उससे नोजपिन पहन रखी थी। ईमान, जिसे हमेशा नोजपिन बुरी लगती थी, पर कायनात पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। नोजपिन में मौजूद छोटा सा मोती चमक रहा था। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसके सुनहरी बाल, सुनहरी आंखें उसके हुस्न में 4 चांद लगाते थे। ईमान पानी पीकर खामोशी से बैठी रही। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन अब कम हो चुकी थी। आज तो अब्दुल का शो है ना? उसकी बात सुनकर ईमान चौंकी। वो तो भूल ही गई थी। मुझे लगा तुम जरूर जाओगी। वो उसकी खामोशी तोड़ना चाहती थी। मैं अकेले इस मौसम में बाहर नहीं निकल सकती। वो अपने हाथ दबाने लगी, जिनके ठंडे पड़ने का एहसास उसे अब हुआ था। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। कायनात की बात ने उसे हैरत में डाल दिया। उसे लगा कायनात म्यूजिक को सपोर्ट नहीं करती होगी, जैसे वो खुद नहीं करती थी। उसे बस आरजे पसंद था, लेकिन वो म्यूजिक नहीं सुनती थी। ना कभी आरजे का सुना था, ना बाकियों का।
मुझे लगा था आप म्यूज़िक को सपोर्ट नहीं करती होंगी। वो इज़हारे ख़याल किए बिना ना रह सकी। बिल्कुल ऐसा ही है, पर मुझे लगा शायद तुम अब्दुल के लिए जाना चाहो। वो फीका सा मुस्कुराई। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। उसे ईमान से इस जवाब की तवक्का नहीं थी। उसका दिल अब उचाट हो चुका था। चलो, फिर तुम्हारा बाकी सामान उठा लाते हैं। वो दोनों कमरे से बाहर निकली ही थी कि मैनेजमेंट वहाँ आ गई। कायनात को स्पेनिश बहुत अच्छी आती थी। वो इस वक्त गुस्से का इजहार कर रही थी। अगर हम मुसलमान हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ यहाँ ऐसा सलूक किया जाए। रेशमा गुल होती कौन है? किसी का सामान उठाकर बाहर फेंकने वाली? उसे कोई राइट नहीं है। आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो मैं आगे कंप्लेन करूंगी। उससे कायनात को सताइश से देखा। वो काफ़ी गुस्सा थी, पर वो अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी। ईमान को अपनायत का एहसास हुआ। आखिर कोई तो आया था उसका साथ देने। वो दोनों मैनेजमेंट के साथ जल्दी कमरे तक आई। काफ़ी बार दस्तक देने के बाद यशमा ने दरवाज़ा खोला। मिस यशमा गुल, रूल्स तोड़ने पर आपको रईसा हॉल से निकाला जाता है। आज रात 12 बजे तक ये कमरा खाली कर दें। मैनेजमेंट की इतने साफ नोटिस पर ईमान हैरान हुई। ईमान खामोशी से अलमारी से अपना सामान निकालने लगी। मैंने मजबूर होकर ये सब किया है। आपको अंदाजा भी नहीं मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ। शी इज ए विच। इसे जादू किया है। चोरी करने पर जो इसकी इंसल्ट हुई थी, इससे वो बदला लिया है मुझसे। वो फिर से चिल्लाई। ईमान ने अपना आरजे का बैग निकाला और उसे सीने से लगाते यशमा की जानी पड़ी। वो कब से एक ही लफ्ज़ सुन रही थी। अब वो थक गई थी। पाकिस्तान से यहाँ आकर तुमने अपना हुलिया तो बदल लिया, लेकिन अफसोस सोच जादू टूने में ही अटकी रह गई। वो यशमा को देखते कुछ इस अंदाज से मुस्कुराई कि यशमा को अपनी रीढ़ी की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस होने लगी। उससे बाकी सारा सामान निकाला। आधा कायनात ने उठाया और आधा उससे, और फिर वो खामोशी से कमरे से निकल आई। मैनेजमेंट अपना काम करके जा चुकी थी। उसके बाहर निकलते ही यशमा ने कोई चीज़ उठाकर दरवाजे पर जोर से मारी। वो अब चीख रही थी, जाने क्या ओल फोल पक रही थी। ईमान ने सुनना ज़रूरी नहीं समझा। कायनात को कुछ सामान लेना था। वो ईमान को लेकर बाहर आ गई। हल्की फल्की सी बूंदा बांदी जा रही थी। उससे आरजे का बैग कंधे पर डाल रखा था और वो दोनों छाता लेकर आई थी। कायनात ने उसे कहा था कि आज से वो अपनी ज़िंदगी में नए मोड़ को शुरू करे, रश्मा का पाप बंद कर दे। और उससे ऐसा ही किया था। मार्ट के पास पहुंचते ही कायनात रुक गई। उसकी नज़र सामने बहुत बड़ी स्क्रीन पर जमी थी। वहाँ अब्दुल था। वहाँ किसी शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये शो नए बैंड्स के लिए मुनक्कद किया गया था, जहाँ नए नए गाने वालों को अपना आप मनवाने का मौका दिया गया था। अब्दुल और उसके बैंड ने 3 गाने चुने थे। 2 हो चुके थे और ये आखिरी था। वो अब्दुल को देखकर साकित रह गई। उससे तस्वुर किया कि आरजे जब गाता होगा तब यकीनन ऐसा ही लगता होगा। उससे आज से पहले अब्दुल को इतने ढंग के हुलिये में नहीं देखा था। उसके बाल पोनी में कैद थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। सफ़ेद सिल्क की शर्ट पर उससे स्याह कोट और स्याही पैंट पहन रखी थी। शर्ट के बटन आगे से खुले थे। कोट के कफ उससे फोल्ड कर रखे थे। उसके बाजू के टैटू नुमाया थे। उससे पहली बार जाना था कि वो कितना हैंडसम था। और इस वक्त वो 80 की दहाई का गाना गा रहा था जो उसका फेवरेट था। उसके सामने हुजूम था जो सुनने आया था। वो सब अंधेरे में फ़ोन की टॉर्च ऑन किए हुए थे और उससे दाएं बाएं लहराते अलग समा बांध रहे थे। अब्दुल स्पॉटलाइट की रोशनी में था। कैमरे ने जब उसको क्लोजअप लिया, उसी की आंखों में नमी की लहर थी। वो रूबी रॉबर्ट्स का फॉलन एंजल गा रहा था। कोई रैप नहीं था, कोई ड्रम पीटा नहीं जा रहा था, कोई चीखना चिल्लाना नहीं था, सिर्फ गिटार बज रहा था। आर यू आउट देयर? कैन यू हेयर मी? कैन यू सी मी इन द डार्क? वो खुद को विलन कहता था। वो खुद को फॉलन एंजल समझता था। वो खुद को अंधेरों में पाता था। आई डोंट बिलीव इट्स ऑल फॉर नथिंग। इट्स नॉट जस्ट रिटन इन द सेंट। समटाइम्स आई थॉट यू फेल्ट टू मच। ईमान को लगा जैसे उसे ही देख रहा हूँ। एंड यू क्रॉस इन टू शेडो लैंड एंड द रिवर वॉज ओवरफ्लोन एंड द स्काई वॉज फायरी रेड। उससे याद आ गया जब पहली बार अब्दुल उससे मिला था, उससे यही सवाल पूछा। डिड इट हर्ट व्हेन यू फेल फ्रॉम हेवन? यू गोटा प्ले द हैंड दैट्स डेल्ट या। दैट्स व्हाट द ओल्ड मैन ऑलवेज सेड। फॉलन एंजल। उसका अपनी खूबसूरत आवाज़ से फॉलन एंजल गाना किस कदर दर्दनाक था। इफ़ माई आइज कुड सी यू kneeling in the silver light, falling, falling, falling down, falling, falling down, falling, falling, falling down.
अगर जादू ऐसा होता है तो वो उस जादू के ज़ेर असर थी। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कायनात भी। हैंडसम लग रहा हूं ना? उसे कान के करीब किसी ने सरगोशी की। वो जैसे उछल पड़ी, पलट कर देखा तो अब्दुल सामने खड़ा था, उसी हुलिये में जिसमें स्क्रीन पर नजर आ रहा था। चारों जानिब अब सिर्फ अब्दुल की पुकार थी। उससे वैलेंसिया को जीत लिया था। ईमान उसे वहां देखकर हैरान रह गई। वो कंधे पर गिटार लटकाए खड़ा था। उसे देखकर ईमान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा था तुम आओगी। वो सीधा उसके पास आया था। इधर आओ, इधर बैठो। उससे ईमान को कंधों से थामते पत्थर की बेंच पर बिठाया। ये बस स्टॉप था जहाँ वेटिंग बेंच रखा था। उसे छाती को मजबूती से थाम रखा था। वो किसी भी पल रो देती। उसे रईसा हॉल से खबर मिल चुकी थी कि यशमा ने उसके साथ क्या किया था। वो उसे बताना चाहती थी उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि अब्दुल उसे मनहूस समझे। लड़कियों को इतना हालेस, इतना सच्चा नहीं होना चाहिए माने। वो गिटार उतार कर साइड पर रखता उसके सामने नीचे बैठ गया। उसके लहजे में बेबसी थी, अजीब सी बेबसी। ईमान ने नासमझी के आलम में उसे देखा। वरना मुझ जैसे फॉलन एंजल के दिल में अच्छा बनने की लगन जाग उठती है। वो घुटनों के बल बैठा उसे ही देख रहा था। वो उसके लिए भला क्या थी जो वो यूं उसके सामने बैठा था। जबकि मैं गिरा हुआ ही रहना चाहता हूँ। उसकी गिरे आंखें ईमान की से आंखों से टकराईं। ईमान ने पहली बार उन आंखों में दर्द देखा था। जाने वो क्या छुपाए फिरता था। कायनात पत्थर का बुत बने ये सब देख रही थी। अब्दुल के चेहरे पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही थीं, जो रात के सवेर मोतियों की तरह चमक रही थीं। खैर, तुम नहीं आई। मैं अब तुमसे नाराज हूँ। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। वो अपने रूप में वापस पलट चुका था। मुझे याद रहेगा, तुम मेरे बुलाने पर भी नहीं आई। और देखना, एक दिन तुम अब्दुल को ढूंढोगी पर अब्दुल नहीं मिलेगा। वो हवा हुआ। वो मैं अकेली थी इसलिए। उसे झूठ बोलना चाहा पर जुबान अटक गई। वो भी खड़ी हो गई। अब्दुल ने अपनी गिटार को उठाया और उसके बैग की सिप खोलकर अंदर से कुछ निकाला। कायनात खामोशी से मार्ट के अंदर चली गई। वो ज्यादा देर वहां खड़ी नहीं रह सकती थी। ये तुम्हारे लिए है। वो स्याह रंग का कुछ था। ईमान ने थामा और उसे खोल कर देखा तो वही खुदी थी। ये देखो। अब्दुल ने घूमकर उसे अपने स्याह कोट के पीछे सफेद रंग में लिखा फॉलन एंजल दिखाया, जो उससे हुडी ईमान को दी थी। उस पर सिर्फ एंजल लिखा था। तुम ब्रोकन एंजल नहीं हो। खुद को कभी ब्रोकन एंजल मत कहना। तुम सिर्फ एंजल हो। वो मुस्कुराया। वो कभी कभी मुस्कुराता था। लापरवाह सा अब्दुल परवाह करता कितना अच्छा लगता था। मुझे अब जाना है। हाँ, जल्द ही तुमसे अच्छे मार्क्स लाने की खुशी में कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगा। वो पहली दो उंगलियों से पेशानी को छूते पाए करता जा चुका था। वो चलता रहा, फॉलन एंजल गुनगुनाते हुए। उससे अचानक किसी ने पहचान लिया था और फिर ईमान ने एक हुजूम को उससे गिर इकट्ठा होते देखा। लोग उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। हुजूम इतना बढ़ गया कि उसकी नसों से उछल हो गया। ईमान गहरा सांस लेकर अंदर की जाने बढ़ गई। मैडम एल्फ, ये जो लड़का अक्सर आपके पास आता है ये कौन है? ये लड़की जॉब पर नहीं आई थी। कौन अब्दुल? एल्फ चौंकी। अब्दुल नाम है उसका। वो कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट लेकर आई थी, लेकिन फिर वहां बैठी लड़की को देखकर चौंक गई। वो अक्सर वहां आया करता था, चाय या कॉफी पीता और चला जाता। नाम में क्या रखा है तुम बताओ, क्या हुआ? कुछ कहा उससे? एल्फ जानती थी वो कभी किसी से बात नहीं करता था। यहाँ काम करने वाले सारे स्टाफ को उसका पता था। सबने ऐसे ही बारी बारी आकर पूछा था। ये लड़की नहीं थी इसीलिए पूछ रही थी। नहीं, कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा अजीब सा लगता है। उसकी बात सुनकर एल्फ सिरे मुस्कुराई। अजीब नहीं, अलग है, बाकियों से अलग, इसीलिए बाकियों को अजीब लगता है। एल्फ ने लिस्ट चेक करते बताया। वो अभी भी यहीं बैठा था। उसका फ़ोन यहीं रखा था। वो फ्रेश होने गया था। वो लिस्ट उठाते हुए एल्फ कमरे से मुलक्का ही मौजूद स्टडी में चली गई, जबकि वो लड़की अब तजस्सुस भरी नजरों से मेज़ पर रखे उस फ़ोन को देख रही थी। उससे कुछ सोचने के बाद आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर वो फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फ़ोन उठाते ही उसे इतनी जोर का झटका लगा कि उसकी चीख उभरी। फ़ोन छूटकर मेज़ पर गिर गया। सॉरी, यू आर ए ब्रोमाइड। फ़ोन से रोबोटिक आवाज़ उभरी थी। लड़की के पसीने छूट गए। वो खौफजदा होती वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उससे फ़ोन को उल्टा पड़े पाया। ऑफिस में कोई भी नहीं था। उससे फ़ोन उठाया और मुस्कुरा दिया। यकीनन उसके फ़ोन को किसी ने छेड़ा था और छेड़ने वाले को उसकी सज़ा मिल चुकी थी। वो अपना फ़ोन हुडी की जेब में डालता
उठ के कैब को सर पर ओढ़ता, ऑफिस से बाहर निकला और फिर सीटी पर कोई धुन बजाता वहां से चला गया। वो अब कैसी है? अगली सुबह मार्सेल का रोज को फोन आया था। ईमान बुरी तरह बुखार में तप रही थी। कुछ सर पर लगी चोट और कुछ माइग्रेन और टेंशन की वजह से उसका वजूद अब उसका साथ नहीं दे रहा था। ये बात आपको अपनी दोस्त शनाया से पूछनी चाहिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो वाकई कुछ नहीं जानता था। हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, उसे आकर देख ले। उससे फ़ोन बंद कर दिया। दोनों उससे अजीज से, वो दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। उससे ईमान को ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया। वो गनूदगी की हालत में थी। वो अस्पताल भी नहीं जाना चाहती थी, पर रोज़ के आगे उसकी नहीं चली। रोज़ उसे लेकर पास से क्लिनिक आ गई। डॉक्टर ने उसकी दोबारा मरहम पट्टी की थी। उसका जख्म देखने में छोटा था पर गहरा था, इसलिए उसे सारी रात दर्द होता रहा और उसी दर्द की वजह से उसे बुखार हुआ था। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाई थी ताकि उसकी तवानाई बहाल हो। वो पूरी रात ना सोने की वजह से अब गहरी नींद के सेरे से थी। उसके सर पर दोबारा पट्टी की गई थी। उसके पास बैठी उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। खून सुनने पर वो बाहर आई जब मासिल भागता हुआ वहां आया। क्या हुआ है माँ को? वो ठीक तो है ना? उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी रोज वह आसानी देख सकती थी। उससे खुद ही उससे बुलाया था ताकि वो अपनी आंखों से देखे कि ईमान खुद इस वक्त किस सर्द में थी। उससे कमरे की जानिब इशारा किया। वो तेजी से कमरे की जानिब बढ़ा। सामने बिस्तर पर पड़े उसके वजूद को देखकर वह साकित हुआ। ये सब कैसे हुआ? उसकी नसें अभी भी उस पर जमी थीं। उसका दिल किया वो जाकर उसे छुए, उसे हाथ लगाकर देखे। वो सांस दे रही थी पर वो ऐसा ना कर पाया। शनाया ने नहीं बताया आपको? रोज का लहजा तंजिया था। शनाया? क्या मतलब? वो उसकी जानिब पलटा। ईमान की इस हाल की जिम्मेदार वही है, जाकर पूछ ले। ये सुनकर मासील को अपने अंदर कुछ टूटता फूटता महसूस हुआ था। उसके जबड़े भींच गए। वो उल्टे कदमों वापस पलट गया। रोज से अफसोस से उसे जाते देखा और फिर ईमान की जानिब बढ़ गई।